अब हम आते हैं इस पे कि हम चैप्टर्स को क्लोज डाउन कैसे करें। पहली बात तो क्लोज डाउन करने का मतलब क्या होता है, वो चैप्टर्स जो कि 70% से ज़्यादा कंप्लीट हो चुके हैं, अप्रॉक्सीमेटली 70% से ज़्यादा कंप्लीट हो चुके हैं आपके, उन्हें आपको क्लोज कर देना चाहिए। क्लोजिंग डाउन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो 10 20 30% पोर्शन जो कि हमने नहीं किया होता, वो हमें पूरे टाइम पूरी प्रिपरेशन में बॉदर करता रहता है, और उसकी वजह से हम दूसरे चैप्टर्स, जो नए चैप्टर्स हैं, अलग चैप्टर्स हैं, उन पे उतने अच्छे से फोकस नहीं कर पाते, जो कि जब हम उन्हें कर रहे होते हैं तो हमें उन पेंडिंग चैप्टर्स की याद आ रही होती है, जो कि सिर्फ 5 10 15% रह गए हैं। कोई भी चैप्टर जो कि 10 20% 5% 15% ऐसे रह गया है, वो आपको जल्द से जल्द क्लोज कर देना चाहिए, जल्द से जल्द। उसे क्लोज करने में किसी चीज़ की देरी नहीं होनी चाहिए। अक्सर ऐसा होता है कि जो चैप्टर्स आप कर रहे हो, उनके जो पोर्शंस आपने छोड़ रखे हैं, वो आपको एक सेटबैक दे सकते हैं एग्जाम में, क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन के अंदर कोई एलिमेंट ऐसा हो जो कि उस पार्ट से बिलोंग करता है ना। तो हमें किसी भी हालत में नहीं छोड़ना चाहिए ऐसे चैप्टर्स को कंप्लीट करने से, क्लोज करने से, जो कि हमारे 70% से ज़्यादा कंप्लीटेड है। अब क्लोजिंग मतलब ऐसा नहीं होता कि हम चलो बाकी का बच्चा पढ़ लिया ऐसे ही। आपको प्रॉपरली पढ़ना है ना, ढंग से पढ़ना है। पढ़ना आप ही को है, बट ढंग से। तो अब देखते हैं क्या। तो सबसे पहली बात तो आपको चैप्टर ऐसे ही कर देने, शुरू नहीं कर देने कि आपको सपोज याद आया और ये रह गया तो वो आप करने लगे आज। ऐसा नहीं करना आपको। आपको पहले अपने पूरे सिलेबस में से ऐसे चैप्टर्स को कैटेगराइज करना है, ठीक है। पहले आपने कैटेगराइज किया कि 70% से ज़्यादा कौन से आपके चैप्टर्स हो चुके हैं, ठीक है, वो आपने कैटेगराइज किया। फिर आप उनको सीक्वेंस में अरेंज करोगे अकॉर्डिंग टू ईज ऑफ क्लोजिंग, ठीक है। सीक्वेंस में इसके अंदर सिर्फ कुछ घंटों में या कुछ मिनटों में काम हो जाएगा ये टॉपिक पढ़ के, उसे आपको पहले कंप्लीट करना है, ठीक है, उसे आपको पहले कंप्लीट करना है। ऑलराइट, तो पहले आपको क्या करना है, पहले आपने कैटेगराइज किया, फिर आपने उसको अरेंज किया सीक्वेंस के हिसाब से। फिर जब बात आएगी इंडिविजुअल चैप्टर पे, तो हम चैप्टर को ब्रेक डाउन करेंगे। कैसे? थ्योरी, प्रैक्टिस, रिवीजन, टेस्टिंग, इन 4 पार्ट्स में हम एक चैप्टर को डिवाइड कर रहे हैं। और भी पार्ट्स होते हैं, बट अभी के लिए हम सिर्फ 4 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं सिंपलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो इन चारों पार्ट्स को हैंडल करने के अलग अलग तरीके हैं। जब हम इस हफ्ते चैप्टर्स को क्लोज कर रहे होंगे, तो हम रिवीजन पे और टेस्टिंग पे ध्यान नहीं दे रहे होंगे। रिवीजन पे और टेस्टिंग पे ध्यान नहीं दे रहे होंगे इन चैप्टर्स की, इन्हें क्लोज करने से पहले। अगर थ्योरी और प्रैक्टिस हो जाती है तो हम ये मान लेंगे कि हाँ चलो ठीक है, क्लोज हो गए, ठीक है। तो थ्योरी और प्रैक्टिस हो जाती है तो क्लोज हो गए, ऐसा मान लेंगे। थ्योरी के अंदर हम क्या करेंगे, चीज़ों को डिवाइड करेंगे, इस पर मैं आता हूँ, बट पहले प्रैक्टिस को देख लेते हैं। तो प्रैक्टिस को आप डिवाइड कर सकते हो 3 लेवल्स पे: बेसिक, जेई मेन, जेई एडवांस। तो जेई एडवांस लेवल के क्वेश्चंस आपको अभी अटेम्प्ट नहीं करने हैं। जैसे कि जेई मेन पास आ रहा है, आपको जेई एडवांस के क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं करने हैं। क्या बिल्कुल जेई एडवांस से क्वेश्चन नहीं करने हैं? जिन चैप्टर्स को आप क्लोज कर रहे हो उनमें नहीं करने हैं अभी, है ना। अगर आप चाहो तो कर सकते हो, दैट इज योर चॉइस, बट हम चैप्टर को क्लोज करने के लिए जे एडवांस के क्वेश्चंस पर डिपेंड नहीं होंगे कि हमने जे एडवांस लेवल के क्वेश्चन करे हैं कि नहीं करे हैं। नहीं भी करे होंगे तो हम मान लेंगे कि हाँ ठीक है, चैप्टर क्लोज हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ है जो ध्यान रखनी है। अब बचती है 2 तरह की प्रैक्टिस, जेई मेन और बेसिक। तो अगर आपके बेसिक भी स्ट्रांग नहीं है और आपने बेसिक प्रैक्टिस भी नहीं करी अभी तक, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि इस टाइम पर आप एग्जाम्पल्स ही करो, अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस मत करो, है ना। अगर बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर रहे हो तो चेक करो कि उनके सॉल्यूशंस दे रखे हैं कि नहीं। अगर उनके सॉल्यूशंस दे रखे हैं तो ही करो, अदरवाइज मत करो। क्योंकि होता क्या है, लास्ट टाइम पे हम जब क्वेश्चंस करते हैं उसमें डाउट्स आते हैं और सॉल्यूशन भी अवेलेबल नहीं होता, तो बहुत प्रॉब्लम होती है। आपका कोई भी अच्छे से अच्छा मटेरियल हो, अगर आपको सॉल्यूशन नहीं दिया है, आपको नहीं करना है। कोई भी बढ़िया से बढ़िया ब्रांड हो उस मटेरियल का, है ना, आपको पता है ब्रांड्स के नाम, है ना। तो उन स्टडी मटेरियल्स के जो भी ब्रांड्स हैं वो आपको नहीं करना है अगर सॉल्यूशंस अवेलेबल नहीं है आपके पास, इमीडिएट सॉल्यूशन अवेलेबल नहीं है, वो आपको नहीं करना। ऑलराइट, इस बात को समझते हुए हमें ध्यान रखना है
कि हम सिर्फ एग्जाम्पल्स ही करें अगर हमारी बेसिक प्रैक्टिस ही नहीं हुई है अभी तक। तो अगर जेई मेन लेवल के क्वेश्चन नहीं हुए तो फिर आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम्स के हिसाब से। अगेन यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, आप पढ़ रहे हो बुक से, आप पढ़ रहे हो स्टडी मटेरियल से, लेकिन आप पढ़ो अपने तरीके से। और अपना तरीका कौन सा होना चाहिए? जो एग्जाम का तरीका है, ठीक है? तो आप पढ़ रहे हो बुक, बट यू हैव टू डू इट योर वे, एंड योर वे मस्ट बी द वे ऑफ एग्जाम, ठीक है? द वे ऑफ एग्जाम। इसका मतलब क्या है कि जो मेरा तरीका है वही एग्जाम में मैं करूंगा, ऐसे नहीं। जो एग्जाम का तरीका है वो आप फॉलो करोगे, ऑलराइट? बुक का तरीका नहीं, एग्जाम के तरीके से पढ़ो, क्योंकि एग्जाम देना है, ऑलराइट? बुक नहीं देनी है, ठीक है? किताब नहीं लिखनी है आपको कभी। तो ये जो जेई मेन लेवल के क्वेश्चंस हैं, अगर जेई मेन की प्रैक्टिस आपकी रह गई है तो प्लीज प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम्स पे स्टिक होके ही करो। लेकिन अगर बेसिक प्रैक्टिस रह गई है तो प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम पे स्टिक होना जरूरी नहीं है, एग्जाम्पल्स करना ज़्यादा जरूरी है, जहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन मिलेंगे उन चीज़ों के जो कि जिनमें कि आप इतने अभी अच्छे नहीं हो, है ना? वो आप हो जाओगे बहुत क्विकली अच्छे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना? तो इस तरह से हमें प्रॉपरली काम को करना है। अच्छा, अब थ्योरी में हमने ये कैटेगराइजेशंस की है, कॉन्सेप्ट्स, फॉर्मूलाज और स्टैंडर्ड रिजल्ट्स। अभी किसी को लग रहा होगा कि फॉर्मूला और स्टैंडर्ड रिजल्ट में क्या अंतर है? फॉर्मूला मतलब वो बेसिक फॉर्मूला जो कि होता ही है, जिसको आप नहीं क्रिएट कर सकते, आप डिराइव नहीं कर सकते, वो होता ही है, ठीक है? या हो सकता है काफ़ी हद तक मैथ्स में तो सारी चीज़ें डिराइव कर सकते हैं, वो आप डिराइव कर सकते हो सकता है। जैसे कि सपोज फॉर्मूला में ये आ गया कि टेंजेंट का ये फॉर्मूला है, आप डिराइव कर सकते हो, बट एग्जाम में डिराइव करना कोई सही तरीका नहीं है ना? टेंजेंट का ये फॉर्मूला है, ऑलराइट? तो टेंजेंट का फॉर्मूला, पैराबोला के टेंजेंट का फॉर्मूला, ये एक फॉर्मूला हो गया, ठीक है? या हम कहें पीवी इक्वल टू एनआरटी, ये एक फॉर्मूला हो गया। रियल गैस का एक फॉर्मूला हो जाएगा, है ना? ये सारे फॉर्मूला हो गए। स्टैंडर्ड रिजल्ट मतलब वो जो आपके एग्जाम में काम आते हैं, ऐसे रिजल्ट जो कि मतलब ऐसी कैलकुलेशन जो कि ऑलरेडी हो चुकी है और वो आपके काम आएंगे, है ना? जैसे कि सपोज आपने कोई भी एक ऐसा क्वेश्चन लिया जिसके अंदर आप देख चुके हो कि इसमें से जो आधा पार्ट है क्वेश्चन का, जो फर्स्ट हाफ पार्ट है, वो मुझे करना ही नहीं पड़ेगा अगर मैं इस रिजल्ट का इस्तेमाल कर लूं तो। समझ रहे हो? जैसे सपोज आपको पैराबोला का एक टेंजेंट दे रखा है, सपोज इस तरह से कि ये टेंजेंट है ना, और ये दूसरा टेंजेंट है। तो ये जो पैरामीटर था ये T1 था, ये T2 था। अब किसी ने अगर पैराबोला नहीं पढ़ा अभी तक तो अभी मैं कुछ नहीं कर सकता इस बारे में। ये एग्जांपल ले लो, ठीक है? इसका पैरामीटर है T1, इसका है T2, है ना? और सपोज ये गिवन है कि ये परपेंडिकुलर है। तो अब ये परपेंडिकुलर है, इस फैक्ट का आप यूज कर सकते हो ये डिराइव करने के लिए कि T1 T2 -1 है। ये आप लॉजिकली भी कर सकते हो, बट ये अगर आपको पहले से याद है, ये स्टैंडर्ड डेरिवेशन है ना? कुछ रिजल्ट हुआ जिससे ये अराइव हुआ। अभी मैं बहुत सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है? तो ये स्टैंडर्ड रिजल्ट हो गया जो कि आपकी कैलकुलेशन को मिनिमाइज करेगा, जिसके ज़्यादातर चांसेस हैं कि ये एग्जाम में कैलकुलेशन यूज हो सकती है, वो भी एक तरह के क्वेश्चन में नहीं, कई तरह के क्वेश्चंस में। दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड रिजल्ट, ओके? तो ये भी काम की चीज़ें हैं, ये आपको अलग कैटेगराइज करनी है, फॉर्मूला अलग कैटेगराइज करना है, और कॉन्सेप्ट को अलग कैटेगराइज करना है। अच्छा, फॉर्मूला तो एसेंशियल है, ये तो करना ही है, नो डाउट। स्टैंडर्ड रिजल्ट जितने आपसे हो सके हो उतने आपको करने चाहिए, है ना? वो ये देखकर कि जेई मेन में किस तरह के स्टैंडर्ड रिजल्ट्स का यूज होता है, ऑलराइट? तो अब ये कॉन्सेप्ट, अब ये हम ये डिवाइड क्यों कर रहे हैं इतना, कि हमने पहले कैटेगराइज किया, सीक्वेंस किया, मतलब पूरे सब्जेक्ट को हमने चैप्टर में तोड़ा, चैप्टर को हमने थ्योरी, प्रैक्टिस, रिवीजन, टेस्टिंग में तोड़ा, और थ्योरी को भी कॉन्सेप्ट में तोड़ा, और कॉन्सेप्ट को भी रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग में तोड़ना। ये क्या इतना कैटेगराइजेशन क्यों कर रहे हैं? ये इसलिए कर रहे हैं, ध्यान रखना, ये बहुत ज़रूरी है समझना, कि हो सकता है मैं आपसे अगर पूछूं कि तीनों सब्जेक्ट में से आपका सबसे वीकेस्ट सब्जेक्ट कौन सा है ना? तो आप बोलो सपोज मैथ्स है, ठीक है? सपोज आपने बोला मैथ, तो मैं आपसे पूछूंगा ये बताओ मैथ वीक है या अलजेब्रा, ट्रिगोनोमेट्री और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, और कोई एक चैप्टर होगा ना, कोई एक चैप्टर होगा ना जो वीक होगा। अगर आपके ग्रुप ऑफ चैप्टर्स वीक होते हैं, है ना, सपोज आपका पीएनसी अच्छा नहीं है और आपका मैट्राइसिस अच्छा नहीं है, तो आप बोलोगे मेरी अलजेब्रा खराब है। नहीं, अलजेब्रा खराब नहीं है,
वो 2 चैप्टर हैं जो खराब है। प्लीज सी दैट। शुरू से देखते हैं। मैथ खराब नहीं है। एलजेब्रा, ट्रिगोनोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैलकुलस, वेक्टर एंड 3D, इनमें से कोई एक है जो वीक है। यस, या हो सकता है मल्टीपल हो। अगर आप बोलते हो नहीं मेरा एलजेब्रा वीक है, तो एलजेब्रा वीक नहीं है। पीएनसी, मैट्राइसेस, या वो चैप्टर जो कि आपके वीक हैं, जो भी हैं, सपोज बायनोमियल थ्योरम, तो एलजेब्रा वीक नहीं है। ये 3 चैप्टर हैं जो वीक हैं। और इसमें भी ध्यान रखना कि सपोज आपने बोला पीएनसी वीक है, तो पीएनसी वीक नहीं है। क्या आपको बिल्कुल ही समझ में नहीं आता? क्या आपको एन फैक्टोरियल समझ में नहीं आता? नहीं, ऐसा तो नहीं है। आपको एन फैक्टोरियल समझ में आता है, आपको एनपीआर एनसीआर समझ में आता है, आपको थोड़ा बहुत रीअरेंजमेंट समझ में आता है। कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं जहाँ पे गड़बड़ हो जाती है। और प्रैक्टिस करते टाइम कुछ ही तरह के क्वेश्चंस होते हैं जिनमें आपको दिक्कत आती है। यस। और इन सारी चीजों की वजह से, इन छोटी छोटी चीजों की वजह से आप बोल देते हो कि पूरी मैथ वीक है। कितनी आसानी से आप बोल देते हो पूरी मैथ वीक है। ऐसा नहीं है। तो ये बिल्कुल इस तरह से है। सपोज पूरी मैथ के हमने 5 कैटेगरीज बनाई। हर कैटेगरी में सपोज 5 से 10 चैप्टर्स हैं। ठीक है। उन 5 से 10 चैप्टर्स में कोई 10-12 कॉन्सेप्ट होते हैं चैप्टर में। ठीक है। उनमें से आपके कुछ वीक हैं, है ना? आपके कुछ वीक हैं। सपोज ये इसकी पता है कितनी ब्रांचेस निकलेंगी? 100-200। और 200 में से आपकी कुछ 15-20 चीजें खराब होंगी, और आप कंक्लूड कर लोगे कि ये जो पूरा मैथ है ना, पूरा मैथ ही मेरा खराब है। आप ही कंक्लूड कर लोगे। 200 में से 15-20 चीजों में दिक्कत होगी, और आप कंक्लूड कर लोगे मेरा मैथ ही खराब है, और फिर दिक्कत होती रहेगी। तो यहाँ पे समझदारी इसी में है कि हम कैटेगराइज करके अंदर घुसते जाएं, घुसते जाएं, घुसते जाएं। एग्जैक्टली कहाँ दिक्कत है, इधर घुसे, इधर घुसे, इधर घुसे। एग्जैक्टली यहाँ दिक्कत है, एग्जैक्टली यहाँ दिक्कत है, एग्जैक्टली यहाँ दिक्कत है। तो जो भी दिक्कत है वो आइडेंटिफाई करी कि एग्जैक्टली वो कहाँ पर है। ध्यान रखना, स्पेसिफिक प्रॉब्लम स्पेसिफिक सॉल्यूशन। अगर वेग प्रॉब्लम होगी तो वेग सॉल्यूशन होगा जो कि इनफेक्टिव होगा। स्पेसिफिक प्रॉब्लम होगी, स्पेसिफिकली अगर आपको पता होगा, है ना, तो स्पेसिफिक सॉल्यूशन हो सकता है। सपोज आप एक डॉक्टर के पास जाते हो और आप बोलते हो आपको दर्द हो रहा है। डॉक्टर पूछेंगे कहाँ दर्द हो रहा है? आप बोलोगे नहीं दर्द हो रहा है। अरे कहाँ, कैसा लग रहा है, क्या हो रहा है? अरे नहीं दिक्कत हो रही है। लो, आपने सपोज ये भी नहीं बोला कि पेन हो रहा है, दिक्कत हो रही है। अरे दिक्कत हो रही है, कहाँ दिक्कत हो रही है? तो कैसे कोई सॉल्यूशन करे? ना आप अपना खुद सॉल्यूशन कर पाओगे, ना कोई आपका कोई सॉल्यूशन कर पाएगा अगर चीजें स्पेसिफिक नहीं है। तो इसलिए हम इतना डिवीजन करते हैं ताकि हम आइडेंटिफाई कर सकें कि स्पेसिफिकली कहाँ दिक्कत है। ऑलराइट। तो इसलिए हमने चैप्टर्स को, सब्जेक्ट को चैप्टर्स में तोड़ा, चैप्टर्स को थ्योरी प्रैक्टिस रिवीजन टेस्टिंग में तोड़ा, थ्योरी को कॉन्सेप्ट्स में, फॉर्मूलाज और स्टैंडर्ड रिजल्ट्स में तोड़ा। और कॉन्सेप्ट्स को हम 2 तरह से तोड़ रहे हैं। कैसे? वो जो कि आपने अभी तक रीड ही नहीं की, जिनमें रीडिंग रह गई है। तो रीडिंग रह गई है तो जाओ और रीड करो, है ना? इसमें तो कोई पॉइंट ही नहीं है ना? और रीडिंग स्किल भी बढ़ानी है तो नेक्स्ट सेशन उसी के बारे में है ना? तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रीडिंग नहीं रह गई इसका मतलब है हमारी गलती पूरी तरह से, सिंसियरिटी वाली बात हो गई है। तो जाके पढ़ो, है ना? लेकिन अगर ऐसा है कि रीडिंग हो गई और अंडरस्टैंडिंग में दिक्कत आ रही है, तो फिर हमसे पूछो उन पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट्स के बारे में। ध्यान रखना, एक चैप्टर की थ्योरी, एक चैप्टर में 10-12 कॉन्सेप्ट होते हैं। एक चैप्टर में 10-12 कॉन्सेप्ट होते हैं, तो उनमें से कुछ गिने चुने जो कॉन्सेप्ट है जिनमें दिक्कत आती है, एग्जैक्टली वही पूछो। और पूछो, इसी हफ्ते पूछो, और इसी हफ्ते क्लियर करो, क्लोज करो चैप्टर्स को। समझ रहे हो? यहाँ पे हमारा सपोर्ट काम आएगा। ऑलराइट। तो ये सारी चीजें हो गई। अब यहाँ पे क्या है कि जब आप क्लोज करोगे ना उन चैप्टर्स को, तो आपको नोट करना होगा एक पर्टिकुलर वे में, तभी आप क्लोज कर पाओगे, है ना? तो जो नोट करने का तरीका होगा वो आपको बताया जाएगा, है ना? वो आपको बताया जाएगा। उसी पर्टिकुलर तरह से आपको क्लोज करना है। तो अभी आपको ये करना है कि नोट करने के बारे में चिंता नहीं करनी। ठीक है, अभी नोट करने के बारे में ज़्यादा चिंता नहीं करनी। ठीक है, पहले आपको ये इंश्योर करना है, फिर हम नोट आपसे किस तरह से करवा देंगे। ऑलराइट। तो सबसे पहली चीज जो है वो ये है कि एग्जैक्टली आप ब्रेक डाउन करो। ठीक है, ब्रेक डाउन करो इन चैप्टर्स को, है ना? और उससे पहले डेफिनेटली हाँ, कैटेगराइज करना है, सीक्वेंस में लगाना है ना? और आपको पर्टिकुलर चैप्टर जहाँ पे आपकी
अंडरस्टैंडिंग रह गई है वो आपको हमें बताना है, बाकी जिनमें रीडिंग रह गई है वो तो खुद ही करो जाके, है ना। और अगर कहीं दिक्कत आती है समझने में कि क्या फॉर्मूले हैं, क्या स्टैंडर्ड रिजल्ट हैं, है ना, अब इसके लिए ये मत करने लगना, बिल्कुल मत करने लगना कि ये ढूंढने लगे कि स्टैंडर्ड रिजल्ट कहाँ मिलते हैं, है ना, नोट्स कहीं से ले आया, कहीं की किसी की पीडीएफ ले आया, कहीं से किसी की वो ले आया फॉर्मूला बुकलेट और ये वो। नहीं, बेसिक फॉर्मूला है वो आपके स्टडी मटेरियल में, बुक्स में ऑलरेडी हैं, उन्हें आप एक्सट्रैक्ट करो बुक में से, है ना, क्विकली एक्सट्रैक्ट करो, बट खुद करो, प्लीज खुद करो। स्टैंडर्ड रिजल्ट आपको मिल जाएंगे, आपको फॉर्मूला बुकलेट मिल जाएगी, बट उसका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि उस फॉर्मूला बुकलेट को रटने से आपको याद नहीं होने वाला। मत रहो इस इल्यूजन में अभी भी, आप ऑलरेडी ऐसा कर चुके हो, आपको पता है ये चीज वर्क नहीं करती है, कर चुके हो ना ऐसा, टेस्ट से पहले फॉर्मूला बुकलेट लेके आ गए कोई सी और फॉर्मूला रटने लगे, बट समहाउ इट डजंट वर्क। फॉर्मूले सब लिखे हैं वहां पे, अच्छी फॉर्मूला बुकलेट है वो, मैं ये नहीं कह रहा फॉर्मूला बुकलेट खराब है, अच्छी है, आप भी उसको पढ़ रहे हो, बट इट विल नॉट वर्क। समझ रहे हो, चीजें अच्छी होती हैं, आप भी उनको अच्छी तरह से कर रहे होते हो, बट स्टिल वो वर्क नहीं करती। दो तरह की चीजें होती हैं, एक तो अच्छी चीजें और एक वो चीजें जो वर्क करती हैं, ठीक है। तो अच्छी चीजों पे मत चले जाओ, उन पे जाओ जो वर्क करती है, ऑलराइट। तो वर्क क्या करता है, आप एक्सट्रैक्ट कर पाओ, तो बेसिक फार्मूला तो आपके किसी भी बुक में स्टडी मटेरियल में होंगे ही, वो आप एक्सट्रैक्ट कर पाओगे, प्रीवियस ईयर में जो यूज हो रहे हैं वो आप एक्सट्रैक्ट कर पाओगे। फिर आप प्रीवियस ईयर को देखो कि किस तरह के स्टैंडर्ड रिजल्ट यहाँ पे काम आ सकते हैं, उसके लिए आपको सॉल्यूशंस को पढ़ना होगा अच्छी तरह से, जो क्वेश्चंस के जो सॉल्यूशंस होते हैं उन्हें आपको अच्छी तरह से पढ़ना होगा, है ना। एक बार आप उन्हें अच्छी तरह से पढ़ते हो फिर कोई दिक्कत नहीं होती, ऑलराइट, फिर कोई दिक्कत नहीं होती। तो ज्यादातर लोग ये मिस कर देते हैं, वो अपना अपना सॉल्यूशन कर देंगे, लेकिन सॉल्यूशन को ढंग से बैठ के नहीं पढ़ेंगे। सॉल्यूशन मतलब ये समझो कि एक टीचर आके आपके सामने सॉल्व कर रहा है, एक्सप्लेन करते हुए सब कुछ, ये होता है एक सॉल्यूशन, उसको उस तरह से देखो, उस नजरों से देखो, है ना। और कोई क्वेश्चन अगर नहीं बन रहा, सॉल्यूशन देख के सीखो और आगे बढ़ो, है ना। और अगर ज्यादा कुछ अच्छा लग रहा है, मजेदार चीज मालूम पड़ी नई, तो उसे नोट करो, एक सेपरेट नोटबुक बनाओ इसकी, कि सॉल्यूशन में से जो मुझे बढ़िया चीज मिलेगी वो मैं नोट करूंगा, चाहे वो बढ़िया स्टैंडर्ड रिजल्ट हो या वो कोई बढ़िया मेथड या एल्गोरिदम हो। यस, तो ये बात है। तो इस तरह से यू हैव टू क्लोज डाउन दिस चैप्टर्स एज क्विकली एज पॉसिबल। ऑल राइट, ऑल द बेस्ट।